जब हम किसी ऐसे इंसान को खो देते हैं जो हमारी जिंदगी का हिस्सा रहा हो, चाहे वो हमारे माता पिता हों, जीवन साथी हों, कोई दोस्त हो या कोई और खास रिश्ता, तो हमारा दिल ही नहीं, हमारा पूरा अस्तित्व एक गहरी पीड़ा से गुजरता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस पीड़ा को केवल हमारा दिल महसूस करता है या हमारा दिमाग भी? क्यों हम बार बार उन्हीं यादों में उलझ जाते हैं? क्यों दिमाग उस इंसान की गैर मौजूदगी को स्वीकार नहीं कर पाता? और क्यों दुख का यह अनुभव इतना जटिल और लंबा होता है? मैरी फ्रांसिस ओकॉनर की किताब द ग्रीविंग ब्रेन इन सभी सवालों का जवाब देती है। मैरी फ्रांसिस एक न्यूरोसाइंटिस्ट हैं जिन्होंने अपने करियर का एक बड़ा हिस्सा यह समझने में लगाया है कि जब कोई व्यक्ति किसी अपने को खोता है तो उसका दिमाग कैसे प्रतिक्रिया करता है। ये किताब ये नहीं कहती कि दुख से बचो, बल्कि ये समझने में मदद करती है कि दुख होता क्यों है और ये हमारे मस्तिष्क में कैसे आकार लेता है। ये एक ऐसी किताब है जो साइंस और इमोशंस को जोड़ती है, जिससे हमें सिर्फ जानकारी नहीं मिलती बल्कि एक गहरा आत्मसमझ भी विकसित होता है। द ग्रीविंग ब्रेन हमें यह भी सिखाती है कि दुख के समय अपने आप से कैसे पेश आना चाहिए, कैसे खुद को वक्त देना चाहिए और कैसे हम इस दर्द के साथ जीना सीख सकते हैं। यह किताब हमें अकेला नहीं महसूस होने देती। यह हमें बताती है कि हमारे साथ जो हो रहा है वो हमारे दिमाग की बहुत सामान्य प्रक्रिया है। यह समझ हमें राहत देती है और धीरे धीरे हीलिंग का रास्ता भी दिखाती है। और अब आप सुन रहे हैं हिंदी ऑडियो बुक। ये केवल एक यूट्यूब चैनल नहीं है, यह एक परिवार है। एक ऐसा परिवार जो हर उस व्यक्ति के साथ खड़ा है जो खुद को बेहतर बनाना चाहता है, जो किताबों से दोस्ती करना चाहता है और जो अपनी सोच, समझ और आत्मा को नई दिशा देना चाहता है। इस चैनल का मकसद केवल किताबों की समरीज देना नहीं है, बल्कि वो एहसास पहुंचाना है जो इन किताबों को पढ़ते हुए दिल में उतरता है। हम चाहते हैं कि आप इस सफर में हमारे साथ चलें। इस चैनल पर आपको मिलेंगी दुनिया की सबसे बेहतरीन किताबों की हिंदी में ऑडियो समरीज, सेल्फ हेल्प, न्यूरोसाइंस, साइकोलॉजी, फिलॉसफी, फाइनेंस, हीलिंग और इमोशनल इंटेलिजेंस जैसी तमाम कैटेगरीज की ऐसी किताबें जो सोच को बदल सकती हैं, जिंदगी को नया रूप दे सकती हैं। आप हमसे जुड़े हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। आप हमारे सब्सक्राइबर नहीं, हमारे अपने हैं। आपकी मौजूदगी हमारे लिए एक ताकत है। अगर आप हमें पहली बार सुन रहे हैं तो दिल से स्वागत है, और अगर आप हमारे पुराने साथी हैं तो दिल से धन्यवाद। एक छोटी सी बात जरूर शेयर कीजिए। क्या आप भारत के किसी शहर से जुड़े हैं या दुनिया के किसी कोने से हमें सुन रहे हैं? हमें जानकर बहुत खुशी होगी कि हमारी आवाज किन किन दिलों तक पहुंच रही है, क्योंकि हिंदी ऑडियो बुक केवल किताबों की आवाज नहीं है। यह उन सभी दिलों की आवाज है जो सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं और अपने जीवन को गहराई से जीना चाहते हैं। तो चलिए आज से हम इस दुख को भी समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब किताबें बोलती हैं तो दिल सुनता है। हिंदी ऑडियो बुक के साथ चैप्टर 1, व्हाट डज ग्रीफ ड्यू टू योर ब्रेन। जब कोई अपना हमें छोड़कर चला जाता है तो हम सिर्फ भावनात्मक तौर पर नहीं टूटते, हमारा पूरा मस्तिष्क भी उस खालीपन को महसूस करता है। मैरी फ्रांसिस ओकॉनर बताती हैं कि दुख केवल एक भावना नहीं बल्कि एक गहरी न्यूरोलॉजिकल प्रक्रिया है। हमारा दिमाग, जिसे हम बार बार दिल की भाषा में महसूस करते हैं, असल में उस व्यक्ति की गैर मौजूदगी को स्वीकार ही नहीं कर पाता। ब्रेन में बने रिश्तों के पैटर्न, दिनचर्या, यादें और जुड़ाव उस इंसान की उपस्थिति को एक स्थायी संरचना की तरह बना लेते हैं। जैसे ही वो इंसान हमसे छूटता है, हमारा दिमाग उसी पैटर्न को दोहराने की कोशिश करता है, और जब वो सामने नहीं आता तब दिमाग एक भारी कंफ्यूजन और संघर्ष में चला जाता है। हमारा ब्रेन, खासकर हिपोकैम्पस और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, पुरानी यादों को दोहराता है और उम्मीद करता है कि वही अनुभव फिर से मिलेगा। अगर आप हर शाम उस व्यक्ति के साथ टहलने जाते थे तो आपका दिमाग फिर से उस पैटर्न को दोहराना चाहता है। लेकिन जब सामने कोई नहीं होता तब ये ब्रेन नेटवर्क टूटने लगता है। यही टूटन ही सबसे गहरा दुख पैदा करती है। इस प्रोसेस को मैरी फ्रांसिस प्रिडिक्शन एरर कहती हैं। जब दिमाग किसी चीज की उम्मीद करता है और वो उम्मीद पूरी नहीं होती,
तब जो मानसिक झटका लगता है वही ग्रीफ की जड़ बनता है। शोध से यह भी पता चलता है कि दुख के समय हमारा डीएसीसी, डॉर्सल एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स और इंसुला जैसे हिस्से एक्टिव हो जाते हैं, जो शारीरिक दर्द की तरह भावनात्मक दर्द को भी महसूस करते हैं। यही वजह है कि जब कोई अपना हमें छोड़ता है तो सीने में भारीपन, सांस में तकलीफ या शरीर में कमजोरी जैसी फिजिकल फीलिंग्स होती हैं, क्योंकि ब्रेन इन दोनों प्रकार के दर्द को एक ही ढंग से प्रोसेस करता है। दुख के समय हमारे स्ट्रेस हार्मोन जैसे कॉर्टिसोल भी बढ़ जाते हैं, जिससे सोचने, निर्णय लेने और भावनाओं को नियंत्रित करने की ताकत कमजोर हो जाती है। इस चैप्टर में एक और गहरी बात यह समझाई गई है कि दुख से उबरने का समय हर किसी के लिए अलग होता है, क्योंकि हर दिमाग की एक्सपेक्टेशन सर्किट और अटैचमेंट मेमोरी अलग अलग होती है। कुछ लोग जल्दी ही लॉस को स्वीकार कर लेते हैं, जबकि कुछ लोगों के लिए यह सालों का सफर बन जाता है। लेकिन दोनों ही प्रकार पूरी तरह सामान्य और नेचुरल हैं। दुख को लेकर समाज में जो जल्दी भूल जाने की अपेक्षा होती है, वह ब्रेन के नेचर को नहीं समझती। मैरी फ्रांसिस यह भी बताती हैं कि जब हम दुख को केवल एक भावना की तरह नहीं, बल्कि एक ब्रेन प्रोसेस के रूप में देखना शुरू करते हैं, तब हम अपने प्रति अधिक दयालु बन पाते हैं। हमें समझ आता है कि जो दर्द हम महसूस कर रहे हैं वह सिर्फ हमारा नहीं, बल्कि हमारा ब्रेन भी उस बदलाव से गुजर रहा है। और यह समझ हीलिंग की दिशा में पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। इस चैप्टर का सार यह है कि ग्रीफ हमारे ब्रेन के उन हिस्सों की प्रतिक्रिया है जो जुड़ाव, आदत और प्यार को बनाए रखते हैं। जब वह बंधन टूटता है, तब हमारा दिमाग उस टूटन को समझने, स्वीकार करने और खुद को दोबारा व्यवस्थित करने की प्रक्रिया में जाता है। यही यात्रा दुख की यात्रा होती है, जो धीरे धीरे हमें यह सिखाती है कि उस व्यक्ति की याद के साथ जीना कैसे सीखा जाए। Chapter 2 Why don't our brains believe that death is forever? जब कोई अपना हमें हमेशा के लिए छोड़ जाता है तो हमारे आसपास की दुनिया बदल जाती है, लेकिन हमारा दिमाग उस बदलाव को तुरंत स्वीकार नहीं कर पाता। हमें बार बार ऐसा महसूस होता है कि वो इंसान अभी भी कहीं है। हम सोचते हैं कि शायद वो अभी भी हमें देख रहा है, शायद किसी दिन वो अचानक हमारे सामने आ जाएगा। यह अनुभव केवल भावनात्मक नहीं होता, बल्कि मैरी फ्रांसिस ओकॉनर बताती हैं कि यह हमारे ब्रेन की गहराई से जुड़ी प्रक्रिया है। हमारा मस्तिष्क, खासकर अटैचमेंट सिस्टम, उस इंसान को लेकर एक स्थायी न्यूरोलॉजिकल मैप बना चुका होता है। उस मैप के अनुसार वह व्यक्ति अभी भी हमारे जीवन में मौजूद है, बस फिलहाल नजर नहीं आ रहा। यही कारण है कि ब्रेन को यह समझने में समय लगता है कि कोई सच में मर गया है और वह कभी लौटकर नहीं आएगा। हमारा दिमाग दो अलग अलग सिस्टम्स में काम करता है, एक जो बाहरी दुनिया की सच्चाई को पहचानता है और दूसरा जो हमारे अनुभवों और भावनाओं के आधार पर उम्मीदें बनाता है। जब कोई मरता है तो पहला सिस्टम जानता है कि वो व्यक्ति चला गया है, लेकिन दूसरा सिस्टम जो उसकी यादों, आवाज, स्पर्श और उपस्थिति से जुड़ा है, वह बार बार उस इंसान की वापसी की कल्पना करता है। यही कारण है कि हम कभी कभी दरवाजे की आहट सुनकर सोचते हैं कि शायद वही आया है, या फोन की घंटी बजते ही लगता है कि वो कॉल कर रहा है। मैरी फ्रांसिस इसे रिप्रेजेंटेशनल सिस्टम कहती हैं। यह सिस्टम तब तक एक्टिव रहता है जब तक हम बार बार उस इंसान की अनुपस्थिति को महसूस न कर लें और धीरे धीरे उसे ब्रेन की नई सच्चाई में बदल न दें। इस चैप्टर में एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि हमारा ब्रेन परमानेंस यानी स्थायित्व की धारणा को बहुत धीरे धीरे सीखता है। जब हम छोटे होते हैं तो कोई चीज हमारे सामने से हटती है तो हम सोचते हैं कि वो खत्म हो गई, लेकिन धीरे धीरे हम यह समझते हैं कि चीजें अगर दिख नहीं रही तब भी वो होती हैं। उसी तरह जब कोई इंसान मरता है तो भले ही वह हमारी आंखों के सामने से चला गया हो, लेकिन हमारे ब्रेन को यह स्वीकार करने में समय लगता है कि वह अब किसी भी रूप में लौटकर नहीं आएगा। यह स्थायित्व की समझ यानी डेथ इज फॉरएवर धीरे धीरे विकसित होती है। यही प्रक्रिया ग्रीफ को इतना लंबा और जटिल बनाती है। मैरी फ्रांसिस यह भी बताती हैं कि जब कोई इंसान बहुत ज्यादा हमारे जीवन का हिस्सा रहा हो, जैसे जीवन साथी, बच्चा या सबसे करीबी दोस्त, तो हमारे ब्रेन के लिए यह स्वीकार करना और भी कठिन हो जाता है।
क्योंकि उस इंसान की उपस्थिति केवल भौतिक नहीं होती, वह हमारे रोज के अनुभवों, आदतों और भविष्य की योजनाओं में शामिल होता है। जब ऐसा कोई चला जाता है तो ब्रेन को सिर्फ एक इंसान की मौत नहीं, बल्कि एक पूरे जीवन के नक्शे को मिटाना पड़ता है। यह एक बेहद कठिन प्रक्रिया होती है जिसे समझे बिना हम ग्रीफ को हीलिंग में नहीं बदल सकते। इस चैप्टर में ग्रीफ की एक और दिलचस्प न्यूरोसाइंटिफिक व्याख्या दी गई है। मेरी फ्रांसिस कहती हैं कि जब हम बार बार उस व्यक्ति के लौटने की उम्मीद करते हैं तो यह हमारे ब्रेन के डिफॉल्ट मोड नेटवर्क का हिस्सा होता है। यह वही सिस्टम है जो हम तब एक्टिव करते हैं जब हम कुछ भी खास नहीं कर रहे होते, सोच रहे होते हैं, सपने देख रहे होते हैं या अतीत में खोए होते हैं। यही नेटवर्क हमें बार बार उस इंसान के साथ बीते पलों में ले जाता है और इसी वजह से दुख का अनुभव बार बार दोहराया जाता है। हर बार जब हम उसकी याद में डूबते हैं, हमारा दिमाग उसकी वापसी की कल्पना करता है और फिर जब सच्चाई सामने आती है तो दर्द और गहरा हो जाता है। इस चैप्टर की सबसे महत्वपूर्ण सीख यह है कि मौत को स्थायी रूप में स्वीकार करना दिमाग के लिए एक लंबी प्रक्रिया है। जब हम खुद से यह पूछते हैं कि मैं क्यों बार बार उसी इंसान की वापसी की उम्मीद करता हूं, या क्यों मुझे यकीन नहीं होता कि वो चला गया, तो हमें समझना होगा कि यह हमारे ब्रेन का एक बहुत सामान्य और प्राकृतिक व्यवहार है। यह कोई कमजोरी नहीं, बल्कि हमारे मस्तिष्क की गहराई से जुड़ा एक इंसानी अनुभव है। इस समझ के साथ हम अपने ग्रीफ को लेकर थोड़ा और धैर्यवान बन सकते हैं। हम अपने अंदर उस समय और स्पेस को दे सकते हैं जिसकी जरूरत हमारे दिमाग को है, यह स्वीकार करने के लिए कि मौत केवल एक घटना नहीं, एक लर्निंग प्रोसेस है जिसमें हम बार बार टूटते हैं, समझते हैं और धीरे धीरे उस सच्चाई के साथ जीना सीखते हैं। चैप्टर 3 ब्रोकन बट नॉट लॉस्ट। जब कोई हमें छोड़कर चला जाता है तो हम खुद को टूटे हुए महसूस करते हैं। ऐसा लगता है कि हमारी जिंदगी का एक हिस्सा हमसे हमेशा के लिए छिन गया है और अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। मेरी फ्रांसिस ओकॉनर इस चैप्टर में बताती हैं कि हाँ, दुख हमें अंदर से तोड़ सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम सब कुछ खो चुके हैं। हमारा ब्रेन इस टूटन से गुजरता है, लेकिन उसके भीतर ही वह ताकत भी होती है जो हमें फिर से जोड़ सकती है। इस चैप्टर का मूल संदेश यही है कि हम टूट सकते हैं लेकिन खो नहीं जाते। जब हम किसी से गहराई से जुड़े होते हैं तो वह रिश्ता हमारे ब्रेन की संरचना में बस जाता है। रोज की आदतें, शेयर्ड मेमोरीज, म्यूचुअल प्लान्स, ये सब हमारे न्यूरल सर्किट्स में गहराई से जुड़ जाते हैं। जब वो इंसान नहीं रहता तो ये सर्किट्स अचानक सक्रिय हो जाते हैं, लेकिन उनका कोई जवाब नहीं मिलता। यही ब्रोकन फीलिंग हमारे अंदर एक खालीपन पैदा करती है। लेकिन मेरी फ्रांसिस समझाती हैं कि यह टूटन स्थायी नहीं होती। ब्रेन के पास एक अद्भुत क्षमता होती है जिसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। यह हमें नई यादें बनाने, नए पैटर्न अपनाने और धीरे धीरे उस शून्य को भरने में मदद करती है। इस प्रक्रिया में समय लगता है। शुरुआत में ब्रेन बार बार पुराने सिग्नल्स दोहराता है। जैसे आप अनजाने में 2 कप चाय बना लेते हैं क्योंकि पहले 1 कप उसके लिए बनता था। आप कोई खास गाना सुनते हैं और वो सारी यादें उमड़ आती हैं। इन सभी प्रतिक्रियाओं का कारण यह है कि ब्रेन अभी भी उस इंसान की उपस्थिति को प्रोसेस कर रहा है। लेकिन जैसे जैसे हम उसे एक्नॉलेज करते हैं, उसकी अनुपस्थिति को स्वीकार करते हैं, ब्रेन धीरे धीरे अपने सर्किट्स को बदलना शुरू करता है। यह हीलिंग की प्रक्रिया का पहला चरण होता है। मेरी फ्रांसिस इस चैप्टर में यह भी बताती हैं कि ग्रीफ के समय हम अक्सर खुद को आइडेंटिटी क्राइसिस में भी पाते हैं। अगर आप किसी के जीवन साथी थे या किसी माँ बाप के इकलौते बच्चे या किसी के सबसे करीबी दोस्त, तो उसके जाने के बाद आपको लगता है कि अब आपकी पहचान क्या है, आपका रोल जैसे चला गया हो। यही सवाल आपको और ज्यादा टूटने का एहसास दिलाते हैं। लेकिन यही वो बिंदु होता है जहां से नई पहचान बनती है। यही वो मोड़ होता है जहां से आप खुद को दोबारा परिभाषित करना शुरू करते हैं। इस चैप्टर में मेरी फ्रांसिस ग्रीफ को एक स्पाइरल की तरह समझाती हैं, जो समय के साथ दोहराया तो जाता है, लेकिन हर बार नए स्तर पर होता है। शुरू में जो टूटन सिर्फ दर्द देती है, वही बाद में समझ बनने लगती है। वही खालीपन हमें उन बातों से जोड़ता है जो कभी जिंदा थीं, और फिर उसी रास्ते पर चलकर हम नया अर्थ, नया
उद्देश्य और कभी-कभी नया रिश्ता भी बना पाते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात जो इस चैप्टर में कही गई है वो यह कि ग्रीफ लाइनियर नहीं होता, इसका कोई सीधा रास्ता नहीं होता। हम कभी बेहतर महसूस करते हैं, फिर अचानक से एक पुरानी याद हमें फिर से उसी गहराई में ले जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि आप पीछे लौट गए हैं, इसका मतलब है कि हीलिंग का रास्ता आगे पीछे ऊपर नीचे चलता है। हर बार जब आप टूटते हैं, आप थोड़ा और मजबूत होने की ओर बढ़ते हैं, अगर आप खुद को समझने का मौका दें। मेरी फ्रांसिस कहती हैं कि इंसान चाहे जितना भी टूटा हो, उसका ब्रेन उस टूटन से उबरने की क्षमता रखता है। लेकिन यह तभी संभव होता है जब हम ग्रीफ से भागे नहीं, उसे अपनाएं। जब हम खुद से कह सकें कि हाँ मैं टूटा हूं लेकिन मैं खत्म नहीं हुआ, तभी हीलिंग शुरू होती है। इस चैप्टर की सबसे गहरी बात यही है, दुख हमें अस्थायी रूप से तोड़ सकता है लेकिन वो हमें मिटा नहीं सकता। हम ब्रोकन हो सकते हैं लेकिन लॉस्ट नहीं। और जब हम इस टूटन को स्वीकार करते हैं, तब हमारे ब्रेन के भीतर नए सिरे से जुड़ाव, समझ और मीनिंग बनने लगते हैं। यही जीवन की असली ताकत है। चैप्टर 4 लव एंड ग्रिफ आर कॉर्डेड टुगेदर। हम अक्सर यह सोचते हैं कि दुख एक अलग भावना है, कुछ ऐसा जो केवल किसी अपने को खो देने के बाद आता है। लेकिन मैरी फ्रांसिस ओकॉनर इस चैप्टर में एक बेहद गहरी और सुंदर सच्चाई को सामने लाती हैं। दुख और प्रेम एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जहां गहरा प्यार होता है, वहीं गहरा दुख भी होता है। और ये दोनों हमारे ब्रेन में एक ही तरह से कोडेड होते हैं। यानी जैसे जैसे हम किसी से जुड़ते हैं, वैसे वैसे हम उसके खो जाने की संभावना को भी अपने ब्रेन में बुनते हैं। बस हमें उसका एहसास तब तक नहीं होता जब तक वह रिश्ता टूट न जाए। जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो हमारा मस्तिष्क उसके साथ जुड़ने के लिए विशेष न्यूरल पाथवेज बनाता है। हर बार जब हम उसे देखते हैं, उसके साथ हंसते हैं या उसकी मौजूदगी महसूस करते हैं, तब हमारा ब्रेन ऑक्सीटोसिन और डोपामिन जैसे न्यूरोकेमिकल्स रिलीज करता है जो हमें खुशी, सुरक्षा और बिलोंगिंगनेस का एहसास देते हैं। यही सिस्टम धीरे धीरे उस व्यक्ति को हमारी दुनिया का केंद्र बना देता है। लेकिन जब वह इंसान नहीं रहता, तो वही पाथवेज अब एक्टिव तो होते हैं, लेकिन रिवॉर्ड नहीं मिलता। इसके बदले में मिलती है खालीपन, पीड़ा और असहायता। यही ग्रीफ है, वही पाथवेज जो पहले खुशी देते थे, अब दर्द देते हैं। मेरी फ्रांसिस बताती हैं कि ग्रीफ को पूरी तरह समझना तब तक संभव नहीं जब तक हम यह न समझें कि वो प्रेम के साथ कितनी गहराई से जुड़ा है। अगर आपने कभी किसी को गहराई से चाहा है, तो उसे खोने पर जो दर्द होता है वो केवल उसकी अनुपस्थिति का नहीं होता, बल्कि उस कनेक्शन का टूट जाना होता है जो हमारे अस्तित्व का हिस्सा बन चुका था। यही कारण है कि ग्रीफ केवल एक इमोशन नहीं, बल्कि एक अनुभव होता है जो शरीर, मन और आत्मा को साथ लेकर चलता है। इस चैप्टर में बताया गया है कि जब हम रोते हैं, तड़पते हैं या किसी खास याद को बार बार दोहराते हैं, तो हमारा दिमाग उसी कनेक्शन को फिर से बनाने की कोशिश करता है। वो ब्रेन सर्किट्स जिन्हें उस व्यक्ति की उपस्थिति की आदत थी, अब उसकी अनुपस्थिति में रीऑर्गेनाइज होने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस प्रोसेस में दर्द होता है, क्योंकि दिमाग को हर बार यह मानना पड़ता है कि अब वो इंसान नहीं है। और यही न्यूरोलॉजिकल रिप्रोग्रामिंग धीरे धीरे हीलिंग की तरफ पहला कदम बनती है। मेरी फ्रांसिस यह भी कहती हैं कि प्रेम की ताकत इतनी गहरी होती है कि उसका प्रभाव मृत्यु के बाद भी बना रहता है। कई बार हम यह महसूस करते हैं कि वो व्यक्ति अब भी हमारे पास है, उसकी यादें हमें राह दिखा रही हैं, उसकी कही बातें हमारे फैसलों में झलक रही हैं। न्यूरोसाइंस के अनुसार यह हमारे ब्रेन की रिप्रेजेंटेशनल मेमोरी का हिस्सा है। यानी जिस व्यक्ति के साथ हम डीपली जुड़े होते हैं, उसका एक रिप्रेजेंटेशन हमारे भीतर हमेशा जिंदा रहता है। यही रिप्रेजेंटेशन ग्रीफ के दौरान सक्रिय होता है और समय के साथ कंफर्ट में बदलता है। इस चैप्टर की एक और भावनात्मक और वैज्ञानिक व्याख्या यह है कि प्रेम और दुख दोनों में ही हमारा नर्वस सिस्टम बहुत गहराई से जुड़ा होता है। जब हम प्रेम में होते हैं, तब हमारी बॉडी रिलैक्स्ड, हार्ट रेट संतुलित और इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। लेकिन जब ग्रीफ आता है, तो शरीर स्ट्रेस केमिकल्स से भर जाता है। इसलिए ग्रीफ के समय थकान, भूख न लगना, नींद न आना जैसी समस्याएं होती हैं।
यही कारण है कि मैरी फ्रांसिस ग्रीफ को एक होल बॉडी एक्सपीरियंस मानती है, जहां दिमाग, दिल और शरीर तीनों साथ पीड़ित होते हैं। इस चैप्टर की सबसे मार्मिक और शक्तिशाली बात यह है कि यदि दुख ने आपको पूरी तरह हिला दिया है, तो इसका मतलब है कि आपने पूरी ईमानदारी से, पूरी गहराई से किसी से प्रेम किया था, और यही प्रेम अब आपके ब्रेन में उस इंसान की उपस्थिति को एक नए रूप में बदलने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है वो व्यक्ति भौतिक रूप में न हो, लेकिन उसका असर, उसकी याद, उसकी आवाज और उससे जुड़ी सीखें आपके भीतर अब भी जिंदा हैं। मैरी फ्रांसिस हमें याद दिलाती हैं कि ग्रीफ कोई कमजोरी नहीं है, यह प्रेम की सबसे सच्ची गवाही है। यह हमारे ब्रेन की वह भाषा है जो कहती है, मैंने किसी को इतना चाहा था कि अब उसके बिना सब अधूरा लगता है। लेकिन यही भावना धीरे धीरे उस अधूरेपन को एक नए अर्थ, एक नई पूर्णता में बदल सकती है, अगर हम उसे समझने का अवसर दें। इस चैप्टर का सार यही है कि प्रेम और दुख एक ही अनुभव के दो रूप हैं। जहां सच्चा प्रेम होता है, वहां सच्चा ग्रीफ भी होता है। लेकिन यही ग्रीफ हमें फिर से जोड़ता है, हमें बदलता है, और हमें यह सिखाता है कि कैसे उस इंसान की अनुपस्थिति में भी उसके प्रेम को अपने भीतर जिंदा रखा जाए। चैप्टर 5, स्टिल हियर। जब कोई हमें छोड़ देता है, तो सबसे गहरी पीड़ा उसकी अनुपस्थिति नहीं, बल्कि उस उपस्थिति की याद होती है जो हर जगह हमारे साथ थी। मैरी फ्रांसिस ओकॉनर इस चैप्टर में एक बहुत भावनात्मक और वैज्ञानिक सच्चाई सामने रखती हैं। वो यह कि कोई व्यक्ति मर जाने के बाद भी पूरी तरह हमारे भीतर से नहीं जाता। वो हमारी यादों, हमारी सोच, हमारे ब्रेन की संरचना और हमारे रोजमर्रा के व्यवहारों में अब भी यहीं होता है। इसीलिए इस चैप्टर का नाम है स्टिल हियर, क्योंकि मरने के बाद भी वो इंसान हमारे न्यूरल सिस्टम में जीवित रहता है। हमारा मस्तिष्क, विशेष रूप से रिप्रेजेंटेशनल मेमोरी सिस्टम, उन लोगों की यादों को संजोकर रखता है जो हमारे जीवन का अहम हिस्सा रहे हैं। जब हम किसी को बहुत प्यार करते हैं, उसके साथ गहरे जुड़ाव में होते हैं, तो हमारा दिमाग उस व्यक्ति की एक डिटेल्ड इंटरनल मॉडल बना लेता है। कैसे वो बात करता था, कैसे वो सोचता था, उसके वैल्यूज क्या थे, उसकी प्रतिक्रिया कैसी होती थी। ये मॉडल सिर्फ यादें नहीं होते, बल्कि ऐसा मानसिक ढांचा होता है जो हमारे भविष्य के निर्णयों को भी प्रभावित करता है। यही कारण है कि जब हम कोई निर्णय लेते समय यह सोचते हैं कि अगर वो होते तो क्या कहते, तो हम असल में उनके मेंटल मॉडल से ही संवाद कर रहे होते हैं। मैरी फ्रांसिस बताती हैं कि बहुत से लोग जब किसी अपने को खोते हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है कि वो अब भी उनके आसपास हैं। कभी कभी कोई फैमिलियर खुशबू, कोई सपना, कोई पुराना गाना या कोई खास जगह हमें उस इंसान की उपस्थिति का एहसास कराती है। इसे हम अक्सर साइंस या स्पिरिचुअल प्रेजेंस मानते हैं, लेकिन न्यूरोसाइंस के अनुसार यह हमारे दिमाग का रिप्रेजेंटेशनल सर्किटरी है, जो उस इंसान की उपस्थिति को फिर से सक्रिय कर रहा होता है। यह कोई भ्रम नहीं, बल्कि हमारे ब्रेन का बहुत गहरा और स्वाभाविक तरीका है पुराने इमोशनल बॉन्ड्स को बनाए रखने का। इस चैप्टर में मैरी फ्रांसिस ग्रीफ के स्पिरिचुअल अनुभवों को नकारती नहीं है, बल्कि वह कहती हैं कि जो लोग इन अनुभवों को महसूस करते हैं, वे अक्सर ज्यादा गहराई से हीलिंग की ओर बढ़ते हैं। क्योंकि जब कोई हमें यह महसूस कराता है कि मैं अब भी तुम्हारे साथ हूं, तो वह अनुभव हमें कंफर्ट देता है, ब्रेन में तनाव के स्तर को कम करता है और हमें जीवन की नई शुरुआत के लिए मानसिक रूप से तैयार करता है। इस तरह की उपस्थिति, इवन इफ सिंबॉलिक, हमारे मस्तिष्क के इमोशनल रेगुलेशन सिस्टम को स्टेबलाइज करती है। इस चैप्टर में एक और बेहद महत्वपूर्ण बात कही गई है कि ग्रीफ का अर्थ यह नहीं कि हम उस इंसान को भुला दें, बल्कि ग्रीफ हमें यह सिखाता है कि कैसे हम उसे एक नए रूप में अपने भीतर जिंदा रखें। धीरे धीरे हमारा ब्रेन उस इंसान की यादों को दुख के स्थान से निकालकर एक शांत, स्थिर और गहरे अर्थ में बदलना शुरू करता है। हम उन्हें उस फॉर्म में नहीं देखते, लेकिन वो हमारे शब्दों, हमारे डिसीजंस, हमारे विचारों और यहां तक कि हमारे चुप रहने के तरीकों में भी मौजूद रहते हैं। मैरी फ्रांसिस यह भी बताती हैं कि हमारे ब्रेन के कुछ हिस्से, जैसे मीडियल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और पोस्टीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स, किसी प्रिय व्यक्ति की मानसिक छवि को बनाए रखने में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। ये वही हिस्से हैं
जो तब सक्रिय होते हैं जब हम किसी से संवाद करते हैं या एम्पैथी महसूस करते हैं। यही कारण है कि हम कभी कभी उस इंसान से मन ही मन बात करने लगते हैं, उसे अपनी बात बताते हैं या उससे सलाह लेते हैं, इवन दो हम जानते हैं कि वो अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन दिमाग के लिए वो अभी भी यही है। इस चैप्टर का सबसे मार्मिक संदेश यही है कि मरने के बाद भी वो लोग हमारे भीतर जिंदा रहते हैं। हम उन्हें नहीं खोते, हम केवल उस रूप को खोते हैं जिसमें हम उन्हें देखा करते थे। उनका अस्तित्व हमारी सोच, हमारे स्वभाव और हमारी आत्मा के भीतर समा जाता है। और यही ग्रीफ की सबसे कोमल, सबसे शक्तिशाली और सबसे हीलिंग ट्रूथ है। मेरी फ्रांसिस कहती हैं कि जब आप दुखी हों तो खुद से यह पूछिए, क्या आप वाकई उस इंसान को खो चुके हैं या वो आज भी आपके अंदर किसी न किसी रूप में जिंदा है? अगर आपका जवाब हाँ, वो अब भी मेरे भीतर है, तो समझिए कि आप ग्रीफ से गुजरकर कनेक्शन के एक नए रूप में पहुंच चुके हैं। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख यही है कि हम जिनसे सच्चा प्रेम करते हैं वो कभी पूरी तरह हमसे अलग नहीं होते। उनका होना हमारे भीतर तब तक जिंदा रहता है। चैप्टर 6 लर्निंग टू रिमेंबर। जब कोई अपना हमें हमेशा के लिए छोड़ देता है तो हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ उसे भूलने की नहीं होती, बल्कि उसे इस तरह याद करने की होती है जिससे वो यादें हमें तोड़े नहीं बल्कि संबल दें। मैरी फ्रांसिस ओकॉनर इस चैप्टर में ग्रीफ और मेमोरी के बीच के संबंध को बहुत गहराई से समझाती हैं। वो कहती हैं कि जब हम शोक में होते हैं तब हमारा दिमाग केवल उस व्यक्ति की अनुपस्थिति से नहीं जूझता, बल्कि उस व्यक्ति की मौजूदगी से जुड़ी यादों को दोबारा से प्रोसेस करने की कोशिश करता है। इन यादों को फिर से देखना, समझना और उनके साथ एक नया रिश्ता बनाना, यही लर्निंग टू रिमेंबर है। हमारा ब्रेन दो तरह की यादों को संभालता है, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिट मेमोरीज वो होती हैं जिन्हें हम स्पष्ट रूप से याद करते हैं, जैसे कोई जन्मदिन, साथ बिताई गई कोई छुट्टी या अंतिम बार की गई बातचीत। इम्प्लिसिट मेमोरीज वो होती हैं जो भावनाओं के रूप में हमारे भीतर होती हैं, जैसे किसी की मुस्कान की गर्मी, किसी के गले लगाने की अनुभूति या उसकी उपस्थिति का सुकून। जब कोई मरता है तो हमारा दिमाग इन दोनों तरह की यादों को एक नए तरीके से ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करता है। शुरू में यह प्रक्रिया दर्दनाक होती है क्योंकि हर याद एक नई कमी को उजागर करती है, लेकिन धीरे धीरे ये यादें पीड़ा से हटकर गहराई और अर्थ में बदलने लगती हैं। मेरी फ्रांसिस बताती हैं कि शुरुआत में हमारा दिमाग उस इंसान की हर याद को खो देने के डर से जकड़ा रहता है, इसलिए हम ज्यादा रोते हैं, ज्यादा सोचते हैं, उसकी तस्वीरें बार बार देखते हैं या वो गाने सुनते हैं जो कभी उसके साथ जुड़े थे। यह हमारा मस्तिष्क उस व्यक्ति की मेमोरी ट्रेस को सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन समय के साथ जब दिमाग को यह यकीन हो जाता है कि ये यादें मिटेंगी नहीं, तब वह उन्हें ऑर्गेनाइज करने की प्रक्रिया शुरू करता है। यह प्रोसेस हीलिंग का एक बड़ा हिस्सा है, जहां यादें दर्द देने वाली चीज न रहकर कंफर्ट देने वाले स्रोत में बदलने लगती हैं। इस चैप्टर में यह भी समझाया गया है कि ग्रीफ के दौरान हिपोकैम्पस, जो हमारे ब्रेन का मेमोरी सेंटर है, वह अत्यधिक एक्टिव हो जाता है। इसी कारण से हम बहुत गहराई से उस व्यक्ति से जुड़ी हर बात याद करने लगते हैं, इवन वो बातें जो हम वर्षों से भूल चुके थे। यह एक न्यूरोलॉजिकल तरीका है जिससे हमारा दिमाग उस इंसान को इंटीग्रेट कर रहा होता है, यानी अब वो व्यक्ति हमारे बाहरी जीवन का हिस्सा नहीं रहा, लेकिन हमारी इनर स्टोरी का स्थायी हिस्सा बन रहा है। मैरी फ्रांसिस यह भी बताती हैं कि कई बार हम खुद को यादों से दूर करना चाहते हैं क्योंकि हमें लगता है कि यादें हमें कमजोर बनाती हैं, लेकिन असल में जो व्यक्ति अपनी यादों के साथ बैठ सकता है, उन्हें स्वीकार कर सकता है, वह ग्रीफ को ज्यादा गहराई से हील करता है। यादें दर्द जरूर देती हैं, लेकिन वो वही पुल बनती हैं जो हमें उस इंसान से एक नए स्तर पर जोड़ती हैं। ये कनेक्शन उस व्यक्ति की फिजिकल अनुपस्थिति के बावजूद बना रहता है और यही हमारा इमोशनल सर्वाइवल बनता है। इस चैप्टर में कई ऐसे उदाहरण दिए गए हैं जहां लोग किसी अपने को खोने के बाद उनकी चीजों से दूर भागने लगे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने उन चीजों को दोबारा छूना, देखना या अपनाना शुरू किया,
वैसे ही उनका ग्रीफ थोड़ी राहत में बदलने लगा। ये इसलिए होता है क्योंकि हमारा दिमाग जब तक उन यादों को सुरक्षित समझे और अपनाए बिना आगे नहीं बढ़ सकता। जब हम अपने भीतर से कह पाते हैं कि मैं अब तुम्हें दर्द के रूप में नहीं बल्कि जीवन के हिस्से के रूप में याद कर रहा हूं, तभी हम सच में याद करना सीखते हैं। इस चैप्टर की सबसे मार्मिक बात यह है कि यादों को दबाना, मिटाना या उनसे भागना कभी भी ग्रीफ का समाधान नहीं होता, बल्कि जब हम उन्हें खुलकर जीते हैं, उन्हें स्वीकार करते हैं और उनसे नया अर्थ निकालते हैं, तब वे हमारे भीतर एक नई ऊर्जा और स्थिरता लेकर आती हैं। यादें सिर्फ बीते वक्त की तस्वीरें नहीं होती, वे उस प्रेम का प्रमाण होती हैं जो अब भी हमारे भीतर जिंदा है। मैरी फ्रांसिस का संदेश स्पष्ट है, हम उस व्यक्ति को कभी नहीं भूल सकते और न ही भूलना चाहिए, बल्कि हमें सीखना है कि उसे कैसे याद किया जाए, कैसे उसकी मौजूदगी को अब अपनी सोच, अपने फैसलों और अपने जीवन के उद्देश्य में समेटा जाए। क्योंकि जब हम याद करना सीख जाते हैं तो दुख सिर्फ आंसू नहीं रह जाता, वो प्रेम में बदलने लगता है और यही सीख ग्रीफ को एक नई दिशा देती है। चैप्टर 7 लविंग इन द एब्सेंस। जब कोई हमें छोड़कर चला जाता है तो लगता है जैसे हमारा प्रेम भी उसी के साथ चला गया, लेकिन मेरी फ्रांसिस ओकॉनर इस अध्याय में एक बेहद कोमल और शक्तिशाली सच्चाई सामने रखती है कि प्रेम कभी मरता नहीं, वह बस रूप बदल लेता है। इस चैप्टर का मूल संदेश यही है कि हम किसी की गैर मौजूदगी में भी उससे प्रेम करना सीख सकते हैं, और यह सीखना हमारे ब्रेन और दिल दोनों के लिए एक नई शुरुआत होती है। जब कोई इंसान जिंदा होता है तो हमारा प्रेम उसे देखने, उससे बात करने, उसे छूने या साथ समय बिताने में प्रकट होता है। यह प्रेम बाहरी रूप से दिखाई देता है, लेकिन जब वो व्यक्ति नहीं रहता तो हमारा ब्रेन उस प्रेम को कहां रखता है। मैरी फ्रांसिस बताती हैं कि न्यूरोसाइंस के अनुसार हमारे ब्रेन में वो सभी नेटवर्क जो उस इंसान के प्रति प्रेम, सुरक्षा और कनेक्शन से जुड़े थे, वे अचानक निष्क्रिय नहीं हो जाते, बल्कि वे अब एक नया रास्ता खोजते हैं जिससे उस प्रेम को जाहिर किया जा सके। यही लविंग इन द एब्सेंस है। इस प्रक्रिया की शुरुआत अक्सर बहुत दर्दनाक होती है। शुरुआत में हम यह सोचते हैं कि अब प्रेम का कोई अर्थ नहीं रहा क्योंकि वह इंसान ही चला गया, लेकिन समय के साथ जब हम उस प्रेम को अपनी यादों, विचारों और कर्मों में ढालना शुरू करते हैं, तब ब्रेन एक नया नेटवर्क बनाना शुरू करता है। जैसे कोई अपनी मां को खोने के बाद उन मूल्यों को अपनाता है जो मां ने सिखाए थे। कोई अपने साथी को श्रद्धांजलि देने के लिए उसकी पसंद के कामों में जुट जाता है। ये सब उदाहरण हैं उस प्रेम को जीवित रखने के जो अब केवल मौजूदगी से नहीं बल्कि स्मृति और अर्थ से जुड़ा होता है। मैरी फ्रांसिस बताती हैं कि यह प्रेम अब प्रतिक्रिया की अपेक्षा नहीं करता, यह एक तरफा है, लेकिन यह प्रेम कम नहीं होता। हम अब भी उस इंसान के लिए रोते हैं, प्रार्थना करते हैं, उसके नाम से कुछ अच्छा करते हैं, उसके बच्चों की देखभाल करते हैं, उसकी बातों को अपने जीवन में अपनाते हैं। यह सब हमारे मस्तिष्क के इमोशनल रेगुलेशन सर्किट्स को स्थिर करते हैं और हमें स्थायी कनेक्शन का अनुभव कराते हैं, इवन व्हेन द पर्सन इज फिजिकली एब्सेंट। इस चैप्टर में मेरी फ्रांसिस ग्रीफ और कंटिन्यूइंग बॉन्ड्स थ्योरी का भी जिक्र करती हैं। यह थ्योरी कहती है कि जो लोग शोक के बाद भी उस व्यक्ति से जुड़ाव बनाए रखते हैं, वो ज्यादा सकारात्मक रूप से हीलिंग करते हैं। यह जुड़ाव कोई इल्यूजन नहीं, बल्कि ब्रेन की एक जरूरी प्रक्रिया है जिससे हम इमोशनली सुरक्षित रहते हैं। जब हम अपने खोए हुए प्रिय की तस्वीर को देखकर मुस्कुराते हैं, जब हम उनकी पसंद का संगीत सुनते हैं या उनके लिए एक मोमबत्ती जलाते हैं, तब हम उसी प्रेम को जीते हैं जिसे हमने कभी साथ में महसूस किया था। मेरी फ्रांसिस यह भी बताती हैं कि यह प्रेम हमें दूसरों के प्रति भी और अधिक सहानुभूतिपूर्ण बनाता है, क्योंकि जब हम खुद उस अनुपस्थिति में प्रेम करना सीखते हैं, तब हम दूसरों की पीड़ा को भी बेहतर समझते हैं। हमारा एम्पैथी सिस्टम, जो दिमाग के एंटीरियर इंसुला और मीडियल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स से जुड़ा होता है, ग्रीफ के दौरान और अधिक सक्रिय हो जाता है। हम दूसरों के दुख से कनेक्ट कर पाते हैं और यही कनेक्शन हमें और इंसान बनाता है। इस चैप्टर में सबसे गहरा संदेश यह है कि प्रेम समाप्त नहीं होता, वह बस बदलता है। जब कोई साथ होता है तो हम उसका हाथ पकड़ते हैं, जब वह चला जाता है
तो हम उसकी याद थाम लेते हैं। दोनों ही रूपों में प्रेम सच्चा होता है। अगर आप किसी को खो चुके हैं और फिर भी हर दिन उसके लिए कुछ न कुछ करते हैं, चाहे वो एक विचार हो, एक दुआ हो या एक आंसू, तो आप अब भी उस प्रेम को जी रहे हैं। मैरी फ्रांसिस कहती हैं कि ग्रीफ से बाहर आने का अर्थ यह नहीं कि आप उस इंसान को भूल जाएं, बल्कि यह है कि आप उस प्रेम को इस तरह से जीना सीख लें कि वह अब आपको तोड़ने की जगह संभाले। लविंग इन द एब्सेंस असंभव नहीं है, बल्कि यह सबसे शुद्ध और गहरा प्रेम होता है, क्योंकि इसमें कोई अपेक्षा नहीं होती। बस एक स्मरण, एक भाव और एक स्थायी कनेक्शन होता है जो समय के साथ और मजबूत होता चला जाता है। यही ग्रीफ की सबसे सुंदर और ट्रांसफॉर्मेटिव ताकत है। चैप्टर 8, ग्रीफ एंड ब्रेन हेल्थ। मेरी फ्रांसिस ओकॉनर इस अध्याय में ग्रीफ और हमारे मस्तिष्क के स्वास्थ्य के बीच संबंध को बहुत विस्तार से समझाती है। जब कोई प्रिय व्यक्ति हमें छोड़ता है तो केवल दिल ही नहीं टूटता, हमारा पूरा न्यूरोलॉजिकल सिस्टम प्रभावित होता है। यह दुख सिर्फ भावनाओं तक सीमित नहीं रहता, बल्कि शरीर और मस्तिष्क के भीतर बायोलॉजिकल और केमिकल स्तर पर भी भारी बदलाव लेकर आता है। यही कारण है कि बहुत से लोग ग्रीफ के समय अत्यधिक थकान, एकाग्रता की कमी, याददाश्त कमजोर होना और डिसीजन मेकिंग में कठिनाई का अनुभव करते हैं। हमारे ब्रेन के कुछ हिस्से जैसे अमिगडाला, हिपोकैम्पस और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ग्रीफ के दौरान असंतुलित हो जाते हैं। अमिगडाला जो डर और खतरे की भावना को प्रोसेस करता है, वह ग्रीफ में अधिक संवेदनशील हो जाता है। इससे हम ज्यादा बेचैन और असुरक्षित महसूस करते हैं। हिपोकैम्पस जो हमारी यादों और लर्निंग से जुड़ा है, वह अत्यधिक तनाव के कारण श्रिंक हो सकता है। यही कारण है कि शोक के दौरान हाल की बातें भूल जाना या ध्यान केंद्रित न कर पाना एक आम अनुभव है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो सोच और निर्णय में मदद करता है, ग्रीफ में कमजोर पड़ जाता है, जिससे हम निर्णय लेने में सुस्त हो जाते हैं और छोटी छोटी बातों में उलझ जाते हैं। इस चैप्टर में मैरी फ्रांसिस ग्रीफ को क्रॉनिक स्ट्रेसर कहती हैं, यानी ऐसा तनाव जो लंबे समय तक बना रहता है और जिसका प्रभाव केवल भावनात्मक नहीं, बल्कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर भी होता है। इस तनाव से कॉर्टिजोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ जाते हैं, जो अगर लंबे समय तक बने रहें तो यह मस्तिष्क की संरचना और कार्यप्रणाली को नुकसान पहुंचा सकते हैं। लंबे समय तक ग्रीफ में रहने वाले व्यक्तियों में डिप्रेशन, एंजाइटी और यहां तक कि कॉग्निटिव डिक्लाइन के लक्षण भी देखे गए हैं। लेकिन इस चैप्टर में केवल समस्याएं नहीं बताई गईं, बल्कि हीलिंग की दिशा में न्यूरोसाइंटिफिक उपाय भी बताए गए हैं। मैरी फ्रांसिस कहती हैं कि जैसे ग्रीफ हमारे दिमाग को प्रभावित करता है, वैसे ही कुछ व्यवहार और अनुभव हमारे दिमाग को हील भी कर सकते हैं। उदाहरण के लिए सोशल कनेक्शन यानी दूसरों के साथ भावनात्मक रूप से जुड़े रहना हमारे ब्रेन के ऑक्सीटोसिन और सेरोटोनिन लेवल्स को बढ़ाता है, जिससे दर्द में राहत मिलती है। इसी तरह माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस जैसे ध्यान, गहरी सांस लेना और ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग हमारे दिमाग को आराम देते हैं और अमिगडाला की हाइपर एक्टिविटी को कम करते हैं। एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि ग्रीफ के दौरान पर्याप्त नींद, पोषण और फिजिकल मूवमेंट से ब्रेन की रिकवरी तेज होती है। मैरी फ्रांसिस यह भी बताती हैं कि अगर ग्रीफ लंबे समय तक इंटेंस बना रहे तो यह प्रोलॉन्ग्ड ग्रीफ डिसऑर्डर में बदल सकता है, जिसमें व्यक्ति महीनों या सालों तक भावनात्मक रूप से स्थिर नहीं हो पाता। ऐसे में थेरेपी, सपोर्ट ग्रुप्स और मेडिकेशन जैसे विकल्प दिमाग को दोबारा संतुलन में लाने में मदद करते हैं। मैरी फ्रांसिस यह भी बताती हैं कि जो लोग अपने ग्रीफ को लेकर एक्सप्रेसिव होते हैं, जो लिखते हैं, बात करते हैं या आर्ट के जरिए भावनाएं व्यक्त करते हैं, उनका ब्रेन ज्यादा जल्दी रीऑर्गेनाइज होता है। इसका कारण है कि जब हम अपनी भावना को शब्दों में ढालते हैं तो ब्रेन का लैंग्वेज और इमोशन प्रोसेसिंग नेटवर्क एक साथ सक्रिय होता है। इससे दिमाग को एक स्ट्रक्चर्ड तरीका मिल जाता है अपने दर्द को प्रोसेस करने का। यही प्रोसेस मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाती है। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख यह है कि ग्रीफ केवल एक मनोवैज्ञानिक अनुभव नहीं है, यह मस्तिष्क के लिए एक गहरी जैविक चुनौती है, जिसमें ब्रेन टेम्पोरेरीली टूटता है, भ्रमित होता है, लेकिन साथ ही उसके पास हीलिंग की शक्ति भी होती है।
अगर हम सही समझ और समर्थन के साथ इस प्रक्रिया से गुजरें तो न केवल हम उस दुख से बाहर आ सकते हैं, बल्कि हम मानसिक रूप से और अधिक मजबूत और अधिक संवेदनशील इंसान बन सकते हैं। मैरी फ्रांसिस हमें यह समझने में मदद करती हैं कि दुखी होना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि ब्रेन की प्रतिक्रिया है उस गहरे प्रेम की जो हमने किसी से किया था। और जब हम अपने ब्रेन की इस भाषा को समझ लेते हैं तो हम हीलिंग की दिशा में पहले से अधिक आत्मकरुणा, आत्मसमझ और संतुलन के साथ बढ़ सकते हैं। ग्रीफ भले ही ब्रेन को कमजोर करे, लेकिन सही दृष्टिकोण से वही ग्रीफ ब्रेन को दोबारा ताकतवर भी बना सकता है। चैप्टर 9 What helps? मैरी फ्रांसिस ओकॉनर। इस अध्याय में ग्रीफ से गुजरते समय हमें किन चीजों से मदद मिलती है, इसे न्यूरोसाइंटिफिक और इमोशनल दोनों नजरिए से विस्तार से समझाती हैं। जब कोई अपना हमें छोड़कर चला जाता है तो हमारे ब्रेन और शरीर दोनों अचानक एक ऐसी स्थिति में आ जाते हैं जहां कुछ भी स्पष्ट नहीं लगता। ऐसे समय में लोग अक्सर पूछते हैं, अब मैं क्या करूं? मुझे क्या करना चाहिए जिससे थोड़ा ठीक महसूस कर सकूं? इस चैप्टर का उद्देश्य है उस सवाल का जवाब देना, व्हाट हेल्प्स। सबसे पहले मैरी फ्रांसिस इस बात पर जोर देती हैं कि ग्रीफ में जो सबसे ज्यादा मदद करता है वो है कनेक्शन। जब हम किसी को खोते हैं तो हमारा ब्रेन अकेलापन और असुरक्षा की स्थिति में चला जाता है। हमारे भीतर का अटैचमेंट सिस्टम उस इंसान को ढूंढता है जिससे वह बंधा हुआ था, लेकिन जब वह व्यक्ति अब नहीं है तो उस सिस्टम को सुरक्षा और सहारा देने के लिए नए सामाजिक कनेक्शनों की जरूरत होती है। परिवार, दोस्त, सपोर्ट ग्रुप्स या यहां तक कि एक भरोसेमंद श्रोता, ये सभी हमारे दिमाग के इमोशनल सर्किट्स को स्थिर करने में मदद करते हैं। मैरी फ्रांसिस बताती हैं कि किसी के साथ अपने ग्रीफ को साझा करना या उस बारे में बात करना ब्रेन के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और लिम्बिक सिस्टम को आपस में जोड़ता है। इसका मतलब है कि जब हम दुख को शब्दों में ढालते हैं तो हम अपने दर्द को केवल महसूस नहीं करते, बल्कि उसे समझना भी शुरू करते हैं। यही समझ हीलिंग की दिशा में पहला कदम होता है। इसलिए जर्नलिंग, थेरेपी या विश्वास के साथ की गई बातचीत हमारे दिमाग को ऑर्गेनाइज करने में मदद करती है। दूसरी चीज जो ग्रीफ में मदद करती है वह है रूटीन। शोक के समय ब्रेन केओस की स्थिति में चला जाता है। हमारा समय, ऊर्जा और सोच सब बिखर जाती है। ऐसे में छोटी छोटी दिनचर्या जैसे सुबह उठना, नहाना, थोड़ा टहलना, एक समय पर खाना खाना, ये सब ब्रेन को प्रेडिक्टेबिलिटी देती है, जिससे उसका तनाव कम होता है। मैरी फ्रांसिस बताती हैं कि रूटीन हमारे मस्तिष्क के बेसल गैंग्लिया को रेगुलेट करता है, जो आदतों और स्थिरता से जुड़ा होता है। यही हमें धीरे धीरे मानसिक संतुलन की ओर लौटने में मदद करता है। तीसरा बड़ा सहारा होता है मीनिंग। बहुत बार ग्रीफ इतना गहरा होता है कि हम खुद से यह सवाल करने लगते हैं, इसका मतलब क्या है? मैं अब किस लिए जीऊं? मैरी फ्रांसिस कहती हैं कि अगर व्यक्ति उस दुख के भीतर से कोई अर्थ निकाल पाए, जैसे उस व्यक्ति की याद में कुछ अच्छा करना, दूसरों की मदद करना, अपनी सोच और जीवन को एक नई दिशा देना, तो ब्रेन एक तरह का रिवॉर्ड महसूस करता है। यह रिवॉर्ड सिस्टम जो हमारे डोपामीन सर्किट से जुड़ा है, हमें नया उद्देश्य और ऊर्जा देता है। इस चैप्टर में मैरी फ्रांसिस यह भी स्पष्ट करती हैं कि समय हीलिंग का एक बहुत जरूरी तत्व है। बहुत से लोग जल्दी ठीक हो जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारा मस्तिष्क ग्रीफ को जल्दी प्रोसेस नहीं कर सकता। रिप्रेजेंटेशनल मॉडल्स को बदलने में, यादों को रीऑर्गेनाइज करने में और नई इमोशनल एसोसिएशंस बनाने में समय लगता है। इसलिए धैर्य रखना और खुद को हीलिंग के लिए समय देना ही सबसे बड़ी सहायता होती है। एक और सहायक तत्व है नेचर और मूवमेंट। मैरी फ्रांसिस के अनुसार जब हम प्राकृतिक वातावरण में समय बिताते हैं, जैसे पेड़ों के बीच, खुले आसमान के नीचे या पानी के पास, तो यह हमारे नर्वस सिस्टम को काम करता है। चलना, हल्की एक्सरसाइज करना या योग करना हमारे शरीर में एंडोर्फिन्स रिलीज करता है, जो दर्द और तनाव को कम करने में मदद करते हैं। मैरी फ्रांसिस यह भी कहती हैं कि ग्रीफ में क्रिएटिविटी एक शक्तिशाली साधन बन सकती है। जब हम पेंटिंग करते हैं, कविता लिखते हैं, संगीत सुनते या बनाते हैं, या कोई स्मृति एल्बम तैयार करते हैं, तो हम अपने दिमाग को एक नई भाषा देते हैं, जिससे वह दुख को
अभिव्यक्त कर सके। यह प्रोसेस ब्रेन के दोनों हेमिस्फीयर्स को जोड़ती है, लॉजिकल और इमोशनल, और यही एक होलिस्टिक हीलिंग बन जाती है। इस चैप्टर की सबसे गहरी सीख यही है कि ग्रीफ में मदद पाने का रास्ता केवल बाहर से नहीं आता, वह भीतर से शुरू होता है। जब हम अपने आप को समय देते हैं, सहारा लेते हैं, अर्थ खोजते हैं और अपनी भावनाओं को सम्मान देते हैं, तब हमारा मस्तिष्क उस दर्द को धीरे धीरे एक नए अनुभव में बदलने लगता है। यह बदलाव सरल नहीं होता, लेकिन संभव है। मैरी फ्रांसिस का अंतिम संदेश यही है, आप अकेले नहीं हैं। चाहे आपको कितना भी खालीपन महसूस हो, चाहे वो इंसान चला गया हो, लेकिन आप अभी भी जुड़े हुए हैं, यादों से, प्रेम से और उन सभी साधनों से जो आपको संभाल सकते हैं। What helps is not avoiding grief, but walking with it, with kindness, patience and presence. यही सबसे सच्ची मदद होती है। Chapter 10, The Transformation. मैरी फ्रांसिस ओकॉनर इस आखिरी चैप्टर में ग्रीफ को केवल एक दर्दनाक अनुभव नहीं, बल्कि एक गहरे ट्रांसफॉर्मेशन, एक आंतरिक बदलाव के रूप में देखने की बात करती है। जब हम किसी अपने को खोते हैं, तो हमारा जीवन पहले जैसा नहीं रहता। हमारे विचार, भावनाएं, यादें, उद्देश्य, सब कुछ बदलने लगता है। यह बदलाव सिर्फ दुख या तकलीफ से भरा नहीं होता, बल्कि यह हमारे ब्रेन, हमारी आत्मा और हमारी इंसानियत को नए स्तर पर पहुंचाने की प्रक्रिया बन जाता है। यही ग्रीफ की सबसे अद्भुत और अनसुनी शक्ति है। वो हमें तोड़ता भी है और फिर से नया बनाता भी है। शुरुआत में ग्रीफ हमें बिखेर देता है। हम खुद को पहचान नहीं पाते। हम जो थे वो जैसे मिट गया हो। मैरी फ्रांसिस बताती हैं कि यह सेल्फ डिसइंटीग्रेशन का चरण होता है। हमारा ब्रेन, खासकर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और हिपोकैम्पस, इस बिखराव को प्रोसेस करने में जुटा रहता है। हम बार बार सोचते हैं, अब मेरा जीवन क्या है, मेरा उद्देश्य क्या है, मैं कौन हूं जब वो व्यक्ति अब मेरी जिंदगी में नहीं रहा। यही वो सवाल हैं जो हमें एक नई दिशा में धकेलते हैं। मैरी फ्रांसिस समझाती हैं कि ग्रीफ एक तरह से आइडेंटिटी का पुनर्निर्माण करता है। जब कोई खास व्यक्ति हमारी जिंदगी से चला जाता है, तो हमारा ब्रेन उस खाली जगह को भरने के लिए नए पाथवेज बनाना शुरू करता है। वो रिश्ते जो पहले केंद्र में थे, अब स्मृति बन जाते हैं। लेकिन उन स्मृतियों के इर्द गिर्द हमारा ब्रेन एक नई कहानी बुनने लगता है, जिसमें वह व्यक्ति अब भी मौजूद होता है, लेकिन अब गाइडिंग स्पिरिट की तरह, इंस्पिरेशन की तरह। इस ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया में ब्रेन बहुत ही सक्रिय तरीके से इमोशनल रेगुलेशन सीखता है। ग्रीफ हमें यह सिखाता है कि हम इंटेंस भावनाओं को कैसे सहें, कैसे समझें और कैसे उनके साथ जीना सीखें। यह एक तरह का न्यूरोलॉजिकल मंथन होता है, जिसमें दिमाग का लिम्बिक सिस्टम और हायर ऑर्डर रीजनिंग सिस्टम आपस में तालमेल बनाते हैं। जब हम उस दुख को मीनिंग में बदलने लगते हैं, तब असल में हीलिंग शुरू होती है। मैरी फ्रांसिस कहती हैं कि बहुत से लोग ग्रीफ के बाद ज्यादा संवेदनशील, ज्यादा समझदार और ज्यादा पर्पस ड्रिवन बन जाते हैं। वो चीजें जो पहले मायने नहीं रखती थीं, अब गहराई से महसूस होती हैं। दूसरों का दुख अब अपना लगता है। जीवन के छोटे छोटे पल अब बहुत कीमती लगते हैं। यह सब ट्रांसफॉर्मेशन का हिस्सा है। हमारे ब्रेन की न्यूरोप्लास्टिसिटी ग्रीफ के जरिए हमें एक नया इंसान बनने का अवसर देती है। इस चैप्टर में मैरी फ्रांसिस यह भी बताती हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन का अर्थ यह नहीं कि हम उस व्यक्ति को भूल जाएं, बल्कि इसका मतलब है कि हम उसकी याद के साथ इस तरह जीना सीखें कि वो याद हमें तोड़ने की जगह ताकत दे। जब हम उस व्यक्ति की बातों, उसके मूल्यों, उसकी मुस्कान को अपने भीतर महसूस करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो वो ग्रीफ एक मिशन बन जाता है, एक सेक्रेड पर्पस। यह ट्रांसफॉर्मेशन का आखिरी चरण है, जहां ग्रीफ अब एक बोझ नहीं, बल्कि एक भावनात्मक धरोहर बन जाती है। आप अब रोते हैं, लेकिन टूटते नहीं। आप याद करते हैं, लेकिन बिखरते नहीं। आप उस व्यक्ति को हर रोज महसूस करते हैं, लेकिन अब दर्द के साथ नहीं, बल्कि प्रेम और सम्मान के साथ। मैरी फ्रांसिस का अंतिम संदेश यही है, ग्रीफ हमें सिर्फ पीछे देखने के लिए नहीं मजबूर करता, वो हमें भीतर झांकने और आगे बढ़ने का साहस भी देता है। यह एक यात्रा है, जहां हम खोते हैं, टूटते हैं, सीखते हैं और फिर बदलते हैं। और इस परिवर्तन में
हम न केवल उस व्यक्ति से जुड़े रहते हैं बल्कि खुद से भी एक नई तरह की पहचान बना लेते हैं। द ग्रीविंग ब्रेन का यह आखिरी चैप्टर हमें याद दिलाता है कि दुख कोई गड्ढा नहीं है जिसमें हम गिरते हैं, बल्कि यह एक पुल है जो हमें हमारे बीते हुए कल से एक नए भविष्य की ओर ले जाता है। अ फ्यूचर दैट इज डिफरेंट बट स्टिल मीनिंगफुल, अ लाइफ दैट कैरीज पेन बट ऑल्सो पर्पस। यही ग्रीफ की अंतिम शक्ति है, ट्रांसफॉर्मेशन। आपने अभी मैरी फ्रांसिस ओकॉनर की गहराई, करुणा और विज्ञान से भरपूर किताब द ग्रीविंग ब्रेन की आखिरी लाइनें सुनी। यह सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक यात्रा थी हमारे दिमाग और दिल की। ये उन सवालों का जवाब थी जो हम खुद से तब पूछते हैं जब कोई अपना हमेशा के लिए चला जाता है। इस किताब ने हमें सिखाया कि दुख कोई कमजोरी नहीं बल्कि वो प्रेम की सबसे सच्ची अभिव्यक्ति है, और यह भी कि हमारा दिमाग जितना टूटता है उतनी ही खूबसूरती से जुड़ने की क्षमता भी रखता है। हर चैप्टर में हमने जाना कि दुख सिर्फ आंसू नहीं होता, वह एक न्यूरोलॉजिकल प्रक्रिया है जिसमें यादें, प्रेम और पहचान सब फिर से गढ़ी जाती हैं। इसने हमें यह भी दिखाया कि हम उस इंसान को भूलकर नहीं बल्कि उसे अपने भीतर जीवित रखकर आगे बढ़ सकते हैं, और यही सबसे सच्चा हीलिंग है। अब अगर हम आपके अपने चैनल हिंदी ऑडियो बुक की बात करें तो ये सिर्फ किताबों को सुनाने की जगह नहीं बल्कि एक साझा सफर है। एक साथ चलना, एक दूसरे को सुनना, एक दूसरे को महसूस करना। इस चैनल का हर शब्द, हर आवाज, हर किताब सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि हम मानते हैं कि किताबें केवल जानकारी नहीं देती, ये कनेक्शन बनाती हैं, और इसी कनेक्शन के जरिए हम सब एक दूसरे से जुड़े हैं, आप और हम। और अब हम आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहते हैं। आप हमें कहां से सुन रहे हैं? क्या आप भारत के किसी कोने से हैं? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, जयपुर, अहमदाबाद, पटना, लखनऊ, भोपाल, इंदौर, या फिर किसी शांत पहाड़ी राज्य उत्तराखंड से, या फिर आप हमारे पड़ोसी और भाईचारे वाले देशों से हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश या नेपाल से, या शायद आप इस समय विदेश में हैं, अमेरिका, कनाडा, दुबई, कुवैत, ऑस्ट्रेलिया, यूके या किसी और देश में, और वहां भी अपने दिल में हिंदी की गर्माहट और अपनापन लिए हुए हैं। जहां कहीं से भी आप सुन रहे हैं, आपका होना, आपकी उपस्थिति हमारे लिए बहुत मायने रखती है, क्योंकि ये चैनल सिर्फ हमारा नहीं, आपका भी है। हिंदी ऑडियो बुक चैनल का मकसद है निस्वार्थ भाव से वो आवाज बनना जो आपको भीतर से छू सके, जो आपको अकेला महसूस ना होने दे। हर किताब, हर स्क्रिप्ट, हर शब्द इस भरोसे के साथ तैयार किया जाता है कि जब आप इसे सुने तो आपको लगे ये तो मेरे दिल की बात है। अगर आप पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं तो तहे दिल से स्वागत है, और अगर आप पहले से हमारे परिवार का हिस्सा हैं तो दिल से शुक्रिया। आपका साथ ही हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा है। हम फिर मिलेंगे एक नई किताब, एक नई सोच और एक नई हीलिंग के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपनों को गले लगाइए, और याद रखिए, दुख चाहे जितना भी गहरा हो, प्रेम उससे कहीं ज्यादा गहरा होता है। आपका अपना हिंदी ऑडियो बुक चैनल।